बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 42A को डिस्कस करते हैं जो डील कर रहा है रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट। अब अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम जो होगा म्यूटेशन का, तो फिर क्या होगा, फिर क्या तरीक़ेकार होगा। पहले हमने जो म्यूटेशन जो इंतकाल डिस्कस किया था वो हमने मैनुअल किया था कि मैनुअल तरीक़ेकार क्या होगा। अब अगर कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 42A बताता है कि अब अगर कंप्यूटराइज सिस्टम होगा म्यूटेशन का तो फिर क्या होगा, क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब आपने ज़मीन खरीद की होगी या किसी भी ज़रिए से आपने ज़मीन के मालिक बनते हैं, तो फिर आप पर लाजिम है कि जिस तारीख से आप मालिक बने हैं 3 माह के अंदर अंदर जो रेलिवेंट सर्विस स्टेशन होगा यानी कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर है, इसकी अथॉरिटी यानी मिजाज अफसर को उस हक के हसूल की इतला देनी होगी। और साथ में आपने क्या करना है, इसके बाद सब क्लास 2 में वो ये कहता है कि अगर ये हक किसी नाबालिग ने हासिल किया है या किसी ऐसे शख्स ने हासिल किया है जो मौके पर मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगा, तो उसकी रिपोर्ट कौन करेगा। तो तरीक़ेकार सेम ही होगा, यानी जो तरीक़ेकार मैनुअल में था वही तरीका यहाँ अप्लाई होगा। इसमें अगर वो पर्दानशीन औरत है वो भी शामिल है, तो उसका जो भी एजेंट होगा वो जाकर इतला दे देगा मजाज ऑफिसर को। और क्लॉज 3 में अगर वो कहता है कि सर्विस स्टेशन का जो मजाज ऑफिसर होगा वो इतला मौसूल होने पर जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं अपने पास कंप्यूटर में जो डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट उसे दी गई होगी उसमें वो अपडेट कर देगा। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद शख्स का दस्तखत अंगूठा अपने पास सेव कर लेगा। और पॉइंट 4 में वो ये कहता है कि सर्विस सेंटर का जो मिजाज ऑफिसर होगा उस शख्स से क्या वो करता है, उस शख्स से मालूमात हासिल करेगा जो मालिक बन रहा होगा। इंतकाल की तस्दीक से मुतल्लिका जो भी सवालात होंगे वो जांच पड़ताल करेगा, पूछ गुछ करेगा और जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट होंगे वो भी वसूल करेगा। उसके बाद गवाहान के डॉक्यूमेंट्स भी तलब करेगा और जो फीस होगी वो भी बताई जाएगी। और फिर वो मुकर्ररा तारीख को पाबंद होगा कि मुकर्ररा फीस के साथ और साथ ही 2 गवाहान को साथ में मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स लाए। और फिर हाजिर होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार उनकी जांच पड़ताल कर लेगा। अब अगर पॉइंट 5 की बात करें तो पॉइंट 5 में वो क्या कहता है, कंप्यूटराइज सिस्टम जो इंतकालात की तस्दीक के लिए होती है उसके अंदर सर्विस स्टेशन का मजाज ऑफिसर रिपोर्ट जो इसकी की गई होगी ज़मीन के हसूल के मुतल्लिक उसकी रिपोर्ट करेगा। और साथ ही जो भी इंदराज करने वाले पॉइंट होंगे उनको हस्बे ज़ाब्ता शाया भी करेगा और उनको वो अवीज़ा भी करेगा। यानी कि सेम वही तरीक़ाकार होगा जो आपका मैनुअल में था, बस वहाँ रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, यहाँ पर कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। और अगर हम पॉइंट 6 की बात करें तो वो कहते हैं कि जिस तरह रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार को इख्तियार हासिल है कि इंतकाल सब क्लास 6 के तहत कर सकता है, इंतकाल को मंजूर कर सकता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटराइज इंतकाल जो इंदराज करवाया जाएगा उसको भी रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 के तहत उसको तस्दीक कर देगा और आइंदा जवाबंदी जो कंप्यूटराइज्ड होगी उसमें इंदराज करेगा। अब क्लास 7 के तहत जब भी कोई प्रॉपर्टी रेवेन्यू ऑफिसर वो क्या करता है जी, जब भी कोई प्रॉपर्टी रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार जब भी कोई अपना इंतकाल तस्दीक करेगा कंप्यूटराइज, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी तस्दीक से पहले दोनों फरीकैन की जांच पड़ताल करे। आया कि जो ज़मीन सेल की जा रही है, परचेज़ की जा रही है, वो रजामंदी के साथ दी जा रही है या ली जा रही है, इसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं है, पार्टी ने अपने पैसे मुकम्मिल दे दिए हैं या देने वाले ने पैसे वसूल कर लिए हैं। तो इस तरह के तमाम सवालात वो पूछ लेगा। और अगर कोई पर्दानशीन औरत है वगैरह इसमें है वो तस्दीक कर देगा। अब क्लास 8 के तहत अगर कोई शख्स जिसको ज़मीन में कोई हक हासिल होता है किसी भी ज़रिए से वो खुद ना आ सकता हो या कोई वजूहात हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर और या तहसीलदार हस्बे ज़ाब्ता उसकी इंक्वायरी करवाएंगे और उसके ऊपर कमीशन बना सकते हैं। फिर बाद में तमाम किस्म की इंक्वायरी के बाद अगर रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार मुनासिब समझेगा कि इंतकाल की तस्दीक में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है तो वो तस्दीक कर देगा। अब सेक्शन 43 की तरफ आइए, मेकिंग ऑफ डेट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्सन्स। पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनाना जो दूसरे लोगों से मुतल्लिक है, इसमें सब सेक्शन 1 और सेक्शन
42 जिनके हकूक बयान किए गए हैं, अगर उनके अलावा किसी का राइट क्रिएट हो रहा हो तो फिर क्या होगा। यानी अगर कोई अब अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है, इसमें अब किसी को कोई इतराज़ नहीं है, तो वो पटवारी उसको बताए गए असूलों के मुताबिक रिकॉर्ड कर देगा। और अगर कोई डिस्प्यूट रिकॉर्ड है तो सेक्शन 6 और 11 की एप्लीकेशन इस पर अप्लाई होगी। यानी सेक्शन में उन लोगों का रिकॉर्ड को बनाने की बाबत की जा रही है जो अदर देन ऑनर या टेनेंट है, या जिसका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है, यानी उसका हक किसी तरह से क्रिएट हो गया है। अब वो ये तमाम के तमाम उसी से रेलिवेंट है, तो वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब पॉइंट ए की तरफ अगर आए तो इसमें बताया गया है कि पटवारी जो है वो अब रिकॉर्ड को बनाने के बाद सर्विस सेंटर भेज देगा। पॉइंट बी की अगर बात करें तो पॉइंट बी में वो सादा सी बात कहता है कि वो सर्विस सेंटर में कैसे भेजेगा, तो पटवारी के लिए ज़रूरी है कि वो रिकॉर्ड को बयान करदा तरीक़ेकार के मुताबिक रिकॉर्ड सेंटर में भेज देगा। अब सेक्शन 44 की बात करें अगर, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, पॉइंट 1 अगर कोई डिस्प्यूट है तो किसी भी चीज़ पर, तो डिटर्मिन कैसे होगा। तो अगर किसी रिकॉर्ड को तैयार करने या रिवीजन करते वक्त तो डिस्प्यूट आ जाए तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले ये समझता है कि इसमें कोई मसला है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो आज खुद भी इसको दूर कर सकता है या पार्टी की दरख्वास्त पर वो इंक्वायरी हेल्ड कर लेगा, जिस तरह सेक्शन 45 में बताया गया है। और इस इंक्वायरी के बाद जब एंट्री का फैसला करेगा तो उसने वो रिकॉर्ड बनाना है या उसमें कोई तब्दीली करनी है या नहीं। अब अगर कोई भी तब्दीली करनी है या नहीं करनी तो वो इन तमाम बातों की वजूहात भी बताएगा। अब अगर पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 में वो ये कहता है कि अगर वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उस पार्टी के मुतालिक जिसके पास कब्जा है उस पार्टी का, तो फिर वो क्या करेगा। पॉइंट ए के मुताबिक अब अगर कलेक्टर असिस्टेंट के कम दर्जे का ऑफिसर नहीं है, यानी असिस्टेंट कलेक्टर है, तो फिर यूं ही समझा जाएगा कि वो सारा काम वैसे ही करेगा जैसे अदालत में काम किया जाता है। यानी वो पार्टी को हेयरिंग का एक मौका देगा, सारी पार्टी इसको सुनने के बाद ही वो डिटरमिन करेगा कि कौन सी पार्टी मिल्कियत की असल हकदार है। इसके बाद वो कहेगा कि जनाब आला अब इस बंदे को कब्जा भी दिलवाया जाएगा और रिकॉर्ड की जो एंट्री है वो कर देगा। अब पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी में वो ये कहते हैं कि अब अगर असिस्टेंट कलेक्टर के कम रैंक का है तो वो असिस्टेंट कलेक्टर को रिपोर्ट कर देगा, यानी वो जो भी होगा, पटवारी है, कानूनगो है, तहसीलदार है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, असिस्टेंट कलेक्टर के दर्जे से कम के हैं। और आखिरी पॉइंट 3 में वो ये बताता है कि एक बात वाज़ह कर दी गई है कि ये मशरूत होगा कोर्ट के ऑर्डर से, यानी कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है लेकिन ये फिर भी मशरूत होगा कि कोई और अदालत डिग्री वगैरह पास ना करे। अब सेक्शन 45 की तरफ आइए तो वो बताता है रिस्ट्रिक्शन इन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड की एंट्री पर कोई हद लगाना, यानी रिकॉर्ड में जो एंट्री है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं की जाएगी। उस पर क्या है जी, उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी, उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। यानी इसमें वो ये बताना चाहता है कि ये जो तब्दीलियां अनडिस्प्यूटेड एंट्री है, ये जो तब्दीलियां अनडिस्प्यूटेड एंट्री वगैरह है जो की गई हैं, इसमें बाद में कोई तब्दीली नहीं होगी। पॉइंट ए में अब वो ये बताता है कि वो एंट्री जो हकाइक की बुनियाद पर की गई है या एडमिटेड फैक्ट्स की बुनियाद पर की गई है। और पॉइंट बी में क्या कहता है कि अदालत के ऑर्डर से कोई एंट्री हुई है अगर या तमाम पार्टीज इस पर मुत्तफिक थी उस एंट्री से। और पॉइंट सी में क्या कहता है कि अगर ज़रूरत महसूस होगी तो वो नया नक्शा बना देगा, लेकिन इस पर वो अपनी मर्जी से वेरिएशन नहीं कर सकते। सेक्शन 46 की तरफ आइए तो वो कहता है म्यूटेशन फ़ी। अब इसमें इंतकाल की फ़ीस के बारे में बताया गया है कि वो बताया गया कि फ़ीस इंतकाल कैसे ली जाएगी, और वो ये कहता है कि हर एक फ़ीस का तयन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर देगा। पॉइंट 2 की बात करें, जिसके फेवर में जो एंट्री की गई होगी फ़ीस भी वही अदा करने का पाबंद होगा। अब सेक्शन 47 में आइए, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें यही बताया गया है कि रिकॉर्ड में अगर कोई भी तब्दीली चाहता है तो इत्तला कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। पॉइंट ए में बताता है कि जिसकी फेवर में जो एंट्री आएगी, जिसका हक मुतासिर हो रहा होगा, अब वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इत्तला दे, किसको, रेवेन्यू ऑफिसर या मुतलका पटवारी को। अब अगर कोई चीज़ कंपाइलिंग है, रिवीजन है, इसकी इत्तला देगा।
अब यहाँ कंपाइल से मुराद रिकॉर्ड को मुरतब करना है, यानी मेंटेन द रिकॉर्ड। अब इसमें बस वो यही बात कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स फराहम करना इसकी जिम्मेदारी है जो एंट्री की तब्दीली चाहता है। पॉइंट 2 की अगर बात करें तो वो ये कहता है कि जो पार्टी इतला देगी जिस ऑफिसर को, वो इसकी एक्नॉलेजमेंट देगा और इसके साथ सिग्नेचर कर देगा। इसके ऊपर वो लिखेगा कि वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम किस्म की ताबकत लिखेगा डॉक्यूमेंट से, जो एक्नॉलेजमेंट रेलिवेंट जो थी वो उसके साथ वो लिख देगा। अब सेक्शन 48 में आइए। 48 है पेनल्टी। जुर्माने के मुतालिक इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी ने टाइमली इतला नहीं दी, बाद में ताखीर से इतला दी है या कोई गफलत कर दी इतला देने में, तो इसमें 25 रुपये जुर्माना का जिक्र किया गया है, लेकिन ये जुर्माना मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ही वसूल किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 49 की, तो सेक्शन 49 क्या कहते हैं? राइट ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स, यानी कि मादनियात में गवर्नमेंट का क्या हकूक होंगे, मादनियत में गवर्नमेंट के क्या हकूक होंगे। इसमें बताया यह गया है कि अगर किसी ज़मीन में कोई भी मादनियत निकल आए और तो वो इंडिविजुअल्स की नहीं होगी, बल्कि वो मादनियत गवर्नमेंट की होगी। इसमें जैसे कोई कीमती ख़जाना है और कहीं से कोई तेल निकल आए, कोई भी बेशुमार मादनियात जो होंगी वो तमाम के तमाम किसको जाएंगी? गवर्नमेंट के मुकम्मल वो इसका हक रखती होंगी कि वो उसके पास जाएगी। तो जैसे ही कहीं से अगर कोई मादनियत दरियाफ्त होती है तो फ़ौरन गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा? इतला दी जाएगी। अब इसका जो बेसिक राइट ये है कि ये सारी ज़मीन जो होगी वो गवर्नमेंट की ही होती है। अब सेक्शन 50 में आइए अगर आप, तो 50 में कहता है प्रिजम्पशन एज टू ऑनरशिप टू फॉरेस्ट, क्यूरीज एंड वेस्ट लैंड्स, यानी कि अब इसमें सिर्फ सादा सी यही बात बताता है कि ज़मीन में जो कुछ भी है वो मादनियत है, वो जंगल हैं, इसकी जो मिल्कियत है वो अज्यूम किया जाएगा कि वो तमाम किस्म की ज़मीन गवर्नमेंट की ही हैं। मेरे ख्याल से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं है तो मज़ीद आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।